देखिए रिसोर्स ज्योग्राफी में हम अब तक हमने 5 चैप्टर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग की थी नेचर स्कोप से, क्लासिफिकेशन से, फिर हमने फॉरेस्ट रिसोर्स किए थे, फिर वाटर रिसोर्स किए थे, फिर उसके बाद हमने सॉइल रिसोर्स, ये हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा मत्स्य पालन, फिशिंग, यानी कि जो मछली का जो पालन किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है और उसको जो उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में है ये चैप्टर पूरा आपके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, तो पहले समझिए कि ये है क्या, मत्स्य पालन क्या है, कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए हमने पहले की क्लास के अंदर, पहले की क्लासेस के अंदर हमने पूरे वर्ल्ड की जो मैपिंग थी वो देखी थी। तो वर्ल्ड की मैपिंग में आप देखने को पता लगा कि हमारे जो महासागर है, 5 बड़े महासागर हैं। ठीक है, तो 5 बड़े महासागरों, और फिर उसके अलावा हमने बात की थी कि जो महाद्वीप है उनमें झीलें भी है, तालाब भी है, और छोटे सागर भी हैं, वो सारे हैं। तो इन सबको मिलाकर ये जो हम मछलियों का व्यवसाय जो चलता है, क्योंकि मछलियों का जो व्यवसाय है वो 2 प्रकार से होता है कि खारे पानी की मछलियाँ होती है, एक मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। तो जो खारे पानी की जो मछलियाँ हैं वो आपके मिलेगी समुद्रों के अंदर। ठीक है, और ये जो मीठे पानी की जो मछलियाँ मिलेगी वो मिलेगी आपके कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे झीलों के अंदर, तालाब के अंदर, सागरों के अंदर। ये तो एक तो ये है। दूसरा हम इसके अंदर बात करेंगे कि साहब मछलियाँ जो है रीजन्स के हिसाब से मिलती है। जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें, फिश रीजन की बात करें, यानी कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इनकी बात करें, तो उस हिसाब से भी मछलियों का अलग अलग वर्गीकरण है। कहीं पर ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है, कहीं पर मछलियाँ कम पाई जाती हैं, या कहीं पर ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है, कहीं पर कम पकड़ी जाती है। ज़्यादातर जो मछलियाँ हैं तटीय क्षेत्रों में, हमने लास्ट ईयर जो ओशनोग्राफी पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था तटीय क्षेत्र। तो इन तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है ज़्यादातर मछलियाँ, जो 70 से 80 किलोमीटर के रेंज में होता है तट के आसपास वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब देखिए मछलियाँ क्यों पकड़ी जाती है, देखिए मछली जो है खाने के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग हो जाती है। मछली का जो है सबसे ज़्यादा खाने में, दूसरा इसके कई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनसे विटामिन वगैरह वो बनाए जाते हैं, या फिर इनसे तेल निकाला जाता है। तो मछली के बहुत सारे उपयोग है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्व में मछली को जो है खाद्यान्न के रूप में, यानी कि खाने के रूप में उसको काम में लिया जाता है। अब ये जो मछली पालन है, मत्स्य पालन है, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। ठीक है, ये आज का ट्रेंड नहीं है। मछली पकड़ना और खाना उसको, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो अब ये कहाँ कहाँ से पकड़े जाते हैं, जैसे हम बात करें महाद्वीपों में स्थित महासागरों से, सागरों से, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछली को पकड़ने का कार्य किया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। हमने कहा था कि रीजन के हिसाब से मछलियाँ पकड़ी जाती है, तो हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो जलीय भाग है, जो वाटर पार्ट है, उसके अंदर मछली व्यवसाय कम किया जाता है। ऐसा क्यों? और जो समशीतोष्ण जो टेम्परेट रीजन है, उस रीजन के अंदर मछली जो पकड़ने का व्यवसाय है वो अधिक किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है कि जो उष्णकटिबंधीय जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, उस रीजन के अंदर क्या है कि यहाँ पर गर्म क्लाइमेट होने की वजह से मछलियाँ जो है यहाँ की जल्दी खराब होती है, या फिर जहरीली होती है, इस वजह से इनका व्यवसाय सीमित मात्रा में है। जबकि हम टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, तो उस रीजन की जो मछलियाँ हैं ठंडे प्रदेश की है, वहाँ पे ठंडा पानी है, पानी भी थोड़ा शुद्ध है क्योंकि उसके अंदर बर्फ मिली हुई है कुछ मात्रा में, तो उस वजह से वहाँ का पानी थोड़ा अच्छा होने की वजह से वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो कम जहरीली है और अच्छी पोषण युक्त है, लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इसलिए वो समशीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट रीजन की ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब विश्व में बात करें हम वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर मछलियों को जो है खाया जाता है वो 3% खाद्य पदार्थ, यानी कि अगर 100% हम टोटल फूड को माने, तो उसके अंदर 3% जो है वो मछलियाँ खाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है, जैसे नॉर्वे है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वाला क्षेत्र जो हम बात करते हैं ब्रिटेन के पास में है। जापान वाला जो क्षेत्र है हम बात करते हैं एशिया के पूर्वी भाग में।
न्यू फाउंडलैंड की बात करते हैं, अमेरिका का पूर्वी तट और आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड के नीचे वाला भाग, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मछलियाँ काफी मात्रा में पकड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल जो फूड प्रोडक्ट है उसका 10% जो है मछलियाँ वो पकड़ी जाती हैं, या उनसे खाद्यान्न जो है 10% जो है मछलियाँ हैं। तो मछलियों की क्या वर्तमान में स्थिति है कि इसकी लगभग 40,000 जो है स्पीसीज यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। 40,000 स्पीसीज इसकी मछली की पाई जाती है, लेकिन व्यापारिक तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से देखिए मछलियों के नाम है तो सिर्फ ये मछलियां ही इम्पोर्टेंट है। जो खाने के काम आती है या व्यापार करने के दृष्टिकोण से उपयोगी है वो मछलियां हैं आपके हैरिंग, सार्डिन, एनकोविज, कॉड, हैक, हेडॉक, पोलेट, मैक्रेल, बोनेटी, टूना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वास, सॉल्मन, ये किस्में हैं। ये मछलियों की किस्में हैं कि ये पकड़ी जाती है और इनको खाया जाता है। ये अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इन मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि इनको पकड़ा जाता है और उनको काम में लिया जाता है। अब हम बात करें वर्ल्ड में तो विश्व में सबसे अधिक जो है एंकोविटा मछली पकड़ी जाती है। एक मछली की प्रजाति है उसका नाम है एंकोविटा, और मछली से ज़्यादा पकड़ी जाती है विश्व में। मछलियाँ जो है पानी के अंदर आपको पता है कि ऐसे अलग अलग नहीं मिलेगी, एक झुंड के रूप में मिलेगी। ठीक है, कभी भी मछलियाँ सिंगल नहीं घूमती है, वो जैसे हम ह्यूमन जो होते हैं कोई ग्रुप के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ जो होती है एक झुंडों के रूप में पाई जाती है। और मछलियों की सबसे अच्छी बात है कि खाने के साथ साथ इसमें खनिज तत्वों की काफ़ी अधिक मात्रा होती है। तो खनिज तत्वों की मात्रा होने की वजह से इनसे कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इनसे विटामिन की गोलियाँ बनाई जाती है, तो वो सारे हमारे काफ़ी काम में आती है कि विटामिन की पूर्ति के लिए ह्यूमन्स के काम आती है, खाने के काम में आती है, इससे तेल निकाला जाता है और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे जनरल लाइफ में काम आते हैं। जैसे हम बात करें कि खनिज तत्व पाए जाते हैं तो आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, तांबा है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, ये खनिजों की मात्रा इसके अंतर्गत पाई जाती है, इन मछलियों के अंदर पाई जाती है। अब मछलियों से जो प्राप्त होता है, देखिए विटामिन के अंदर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा जो है मछली के अंदर ए तथा डी, इन दो की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी कि मछली पालन क्यों किया जाता है, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं, यानी कि इसके लिए जो कंडीशंस है वो एप्रोप्रिएट कंडीशंस कौन सी है। देखिए, जो फिशिंग के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस, हम कोई भी कंडीशन देखते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस होना जरूरी है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कहीं भी अगर रहता है तो वो रहने से पहले वहाँ की कंडीशंस को देखता है कि वो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ठंड से एलर्जी है तो वो गर्म प्रदेश में रहेगा, या मान लीजिए किसी को गर्म प्रदेश से परेशानी है, गर्मी में पसीना काफी आता है तो वो ठंडे प्रदेश को चूज करेगा। तो उसी प्रकार से एप्रोप्रिएट कंडीशंस वो है चूज की जाती है, उसके अनुसार ही व्यवसाय या आपका उद्योग चलता है। तो जो मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीयकरण जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। स्थानीयकरण का मतलब ये लोकलाइज्ड है कि इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि टेम्परेट रीजन है समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उस रीजन में सबसे ज्यादा जो है मत्स्य व्यवसाय किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसके अनुसार कंडीशंस मिलती है। ठीक है, अब इस मत्स्य व्यवसाय के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है वो देखिए। इसमें सबसे पहले आती है प्लैंकटन की आपूर्ति। देखिए प्लैंकटन क्या होता है, समुद्री जो है वनस्पति है जो समुद्रों में उगती है, प्लैंकटन जिसके समुद्र तटीय भागों में उगती है। वो एक जैसे काई लीचन की तरह छोटी छोटी घास होती है जिसको भी मछलियाँ खाती है, और वो प्रमुख भोज्य पदार्थ है प्लैंकटन मछलियों का। ठीक है, तो प्लैंकटन की जो आपूर्ति है, पहले प्लैंकटन लगभग सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं। ठीक है, ये जीवों के रूप में कह सकते हो या इनको छोटे पादप कह सकते हो, जो मछलियों का क्या है प्रमुख भोज्य पदार्थ है, जिसका जो निर्माण है समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। नदियां अपने साथ बहुत सारे पदार्थ लेके आती है, वहां पर उन पदार्थों से उनका निर्माण होता है।
और प्लैंटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुंच जाती है। देखिए प्लैंटन वहां मिलेगा जैसे जहां सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंच जाती है। जैसे हम बात करें सूर्य की जो रोशनी है वो 200 मीटर तक, यानी कि समुद्र के अंदर 200 मीटर तक आसानी से पहुंच पाती है। तो ये प्लैंटन जो है ये 200 मीटर की गहराई तक बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसकी कमी हो जाती है। हम मछलियों की बात करें तो मछलियां में क्या है कि ज़्यादा गहराई में न रहकर समुद्र की ऊपरी सतह में ही पाई जाती है। क्योंकि ज़्यादा गहराई में क्या होता है कि घनत्व, हम डेंसिटी की बात करते हैं कि जो पानी है उसका दाब बढ़ जाता है। जैसे हम पानी के अंदर कोई मनुष्य उतरता है तो वो मास्क पहन के जाता है, एयर मास्क के साथ में अपना सिलेंडर लेके जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि नीचे जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यही मछलियों के साथ होता है कि वो ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से वो मर जाती है। तो समुद्र के वो ऊपरी भागों में ही रहती हैं। प्लैंटन का जो अधिकतम भाग है वो महाद्वीपीय मग्न तट, लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन वगैरह में पढ़ा था महाद्वीपीय मग्न तट, जो कहने का मतलब कॉन्टिनेंट के पास का क्षेत्र 70 से 80 किलोमीटर का, जिसका स्लोप 1 से 3 डिग्री होता है, वो मग्न ढाल के अंदर अंतर्गत जो स्लोप की बात करते हैं वहां पर पाई जाती है। तो मछलियां भी इसी क्षेत्र में आपके जो महाद्वीप के आसपास वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, उसी क्षेत्र में पाई जाएगी। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, पहला था प्लैंटन, उसके बाद हम बात करते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट। देखिए मछलियों के लिए क्लाइमेट अच्छी होना जरूरी है। क्लाइमेट जैसे हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो है मछलियां वो कम पाई जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से, एक खारा पानी होने की वजह से वो जल्दी जहरीली होती है। जबकि इसके लिए जो क्लाइमेट सबसे अच्छा रीजन है वो बात करें हम टेम्परेट रीजन की, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु। मछलियों के लिए ठंडी जलवायु सबसे अनुकूल स्थिति है पनपने के लिए। ठीक है, खाद्यान्न के रूप में भी ये टेम्परेट रीजन वाली जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली है यही मछलियां काम में ली जाती है। क्योंकि गर्म क्षेत्र की मछलियां, अभी मैंने कहा जैसे कि तो स्वादिष्ट नहीं होती है, ठीक है, और जहरीली होती है, तो उनका उपयोग कम होता है, साइज में छोटी होती है। जबकि जो टेम्परेट रीजन की है शीतोष्ण कटिबंधीय साइज में बड़ी होती है मछलियां। तो इनको जो ट्रॉपिकल रीजन वाली है, उष्ण कटिबंध वाली, उनको काम में नहीं लिया जाता खाने के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मछली जो व्यवसाय के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है हमें। मछली व्यवसाय के लिए हमें जो तापमान है वो तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा टेम्परेचर भी उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मछलियाँ क्या है कि उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है और मर जाती है। और कम ज़्यादा 20 डिग्री से आसपास रहता है कि 15 से 20-25 के आसपास, तो वो टेम्परेचर इजीली सहन कर जाती है। इससे कम टेम्परेचर में भी पानी जमना शुरू हो जाता है और मछलियाँ फिर नहीं पनप पाती हैं। गर्म क्षेत्र की जो मछलियाँ हैं उनको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जबकि जो ठंडे प्रदेश की मछलियाँ हैं उनको लंबे टाइम तक आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं। कि जो गर्म क्षेत्र की जो हॉट एरिया की जो मछलियाँ हैं वो क्या होती है, उनमें सड़न पैदा होती है, 2-4 दिन बाद में खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन ठंडे प्रदेश की जो मछलियाँ हैं उनको आप महीनों तक आराम से सुरक्षित रख सकते हो। तो मत्स्य व्यवसाय के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, वो है ठंडी जलवायु, यानी कि कोल्ड जो है क्लाइमेट रीजन जो होता है वो इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन है। फिर हमने दो बात की, पहला था प्लैंटन वाला, ठीक है, खाद्य पदार्थ, उसका दूसरा उसका क्लाइमेटिक रीजन, उसका रहने के हिसाब से। ठीक है, तीसरा हम इसमें बात करेंगे छिछले समुद्र। छिछला समुद्र मतलब होता है कि कटा फटा तट, यानी कि हम बात करते हैं कि जैसे आप कोस्टल एरिया में जाते हैं तो कोई भी जो कोस्टल एरिया है वो प्लेन नहीं होता है। कि हम कॉन्टिनेंट की तरफ उसका भाग देखें तो कटा फटा होता है, यानी कि कुछ भाग आगे निकला रहता है, कुछ भाग पीछे गया होता है। तो आगे पीछे इस तरीके से उसको बोलते हैं हम कटा फटा तट या छिछला तट। और उसकी जो कोस्टल एरियाज है उसकी जमीन थोड़ी उभरी हुई रहती है, यानी कि पानी की गहराई कम होती है। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशंस है जिसको कि हम छिछला समुद्र तट कहते हैं। तो जो समुद्र है, मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ समुद्र में उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें समुद्र को प्रवेश करती है। तो हम पीएम की बात करें कि 200 मीटर की रेंज से सूर्य की किरणें पहुंचती है, तो ये किरणें तब पहुंचती है जब किसी क्षेत्र में छिछला समुद्र होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि तटीय भाग ही गहरा है तो वहां पर आसानी से जो है
किरणें काफी गहराई तक नहीं जा पाएगी और वहां पर मछलियां नहीं पनप पाएगी। अब सूर्य की किरणें जो है समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही जाती है, तो मछलियां भी कहाँ तक मिलेगी, हमें 200 मीटर की गहराई तक ही मिलेगी। गहरे समुद्रों में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं वो अपने जो अंडे देती है, कुछ मछलियां हैं जो काफी लंबी होती है, वो छिछले समुद्रों में नहीं रहती, वो थोड़ी गहराई में रहती है, बड़ी जैसे व्हेल मछली हुई या कोई और बड़ी मछली हुई, शार्क हुई, ये क्या होती है काफी गहराई में मिलती है, क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है, बड़ी होती है, तो ये ऊपरी भाग में मिलकर गहराई में मिलती है। तो ये भी अपने जो अंडे देती है वो शांत समुद्री क्षेत्रों में देती है। मछलियां कभी भी ऐसे क्षेत्र में अंडे नहीं देती जहाँ पर अशांति है, यानी कि पानी का बहाव है, या फिर मछलियां उन क्षेत्रों में अंडे देती है जहाँ पर पानी रुका हुआ है और शांत है, यानी कि हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारी तीसरी कंडीशंस जो हमने देखी कि मछलियां इसमें इनके अनुकूल है। फिर अगला हम बात करते हैं नदियों के ज्वारनुख मोहने, यानी कि एस्चुअली वाला पार्ट। हमने दो पहले एक बार बात की थी कि साहब नदियां दो प्रकार की आकृतियां बनाती है, एक तो डेल्टा बनाती है और एक ज्वारनुख यानी कि एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि डेल्टा तो क्या होता है कि जब पानी काफी मात्रा में हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो वो क्या करता है डेल्टा का निर्माण करता है, जब उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, वेग कम होकर जो पानी फैल जाता है तो वो किसका निर्माण करता है, डेल्टा का। जबकि नदी का जो वेग है वो कम नहीं होता है, और वो जब समुद्र में सीधे जाकर गिरती है तो उसको बोलते हैं ज्वारनदमुख या एस्चुरी। ठीक है, तो जो एस्चुरी होती है वहां पर नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर लाती है, अपने साथ अनेक पदार्थ बहा कर लाती है, तो इन पदार्थों को वो समुद्र में डाल देती है। अब समुद्र में डालने के पश्चात वो मछलियों के भोजन के रूप में काम आता है। जो पदार्थ नदियां अपने साथ बहा कर लाती है, तो उन भोज्य पदार्थों को मछलियां ग्रहण करती है, खाती है, उनको भोजन के रूप में काम आता है। तो ऐसे मुहानों पर ये मछलियां अधिक पाई जाएगी। जहाँ पर नदियां जो है समुद्रों में गिरती है उन क्षेत्रों में भोज्य पदार्थ यानी कि जो फूड प्रोडक्ट्स है वो अधिक मात्रा में मिलने के कारण मछलियां वहाँ पर अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी उनके लिए अनुकूल दशा है, प्रॉपर कंडीशन है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम उसकी अगली। अगला पॉइंट आता है हमारा समुद्री धाराएं। देखिए समुद्री धाराएं, हमने जब लास्ट ईयर करंट्स की बात की थी, समुद्री धाराओं को ओशन करंट्स की ओशनोग्राफी के अंदर, तो वहां पर हमने देखा था कि अटलांटिक महासागर और जो पैसिफिक ओशियन है उसके अंदर ठंडी और गर्म धाराएं हैं। तो गर्म धाराओं में मछलियां उतनी नहीं पनप पाती है, ठंडी धाराओं में भी कॉपर केवल नहीं पनप पाती है, लेकिन जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों धाराएं आकर मिलती है वहां पर वार्म वाटर होता है, गर्म यानी कि न ठंडा न गर्म वो पानी होता है, तो वो पानी का होता है मछलियों के लिए अनुकूल होता है। तो जहाँ पर दो धाराएं आकर मिलती है ठंडी व गर्म, तो वहां पर क्या होता है वार्म वाटर होता है, उस पानी के अंदर जो है मछलियां पनपती है। जैसे हम बात करें न्यू फाउंडलैंड वाला जो अमेरिका का पूर्वी तटीय भाग है, वहां पर जो है लेब्राडोर और जो ठंडी धारा, ठीक है, वो आके मिलती है गल्फ स्ट्रीम में, तो दोनों जहाँ मिलती है न्यू फाउंडलैंड पर वहां पर मछलियां अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार हम यूरोप में बात करें तो डागर बैंक आता है, ठीक है, डागर बैंक आता है ब्रिटेन के पास में, नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन के वहां भी क्या है कि ये जो ठंडी और गर्म जलधारा का पानी पहुंचता है, जिसकी वजह से वहां की मछलियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है वहाँ पर क्या होता है प्लैंकटन जो है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाया जाएगा क्योंकि प्लैंकटन को धाराएं अपने साथ बहा कर लाती है। प्लैंकटन एक समुद्री जो है पादप है, छोटी छोटी काइलिचन की तरह, तो उसको बहा कर लाती है, और प्लैंकटन जो है मछलियों का सबसे प्रमुख भोज्य पदार्थ है। वो बहा कर लाती है उन क्षेत्रों में मछलियों को खाती है। तो ठंडी व गर्म जलधाराओं के संगम स्थान पर मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ प्लैंकटन के साथ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मछलियाँ भी अधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो ये थी इसकी अगली कंडीशन। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की अधिकता। देखिए
जनसंख्या की अधिकता भी मछलियों की प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, यानी कि वहाँ पर खाने के लिए आपको काफ़ी मात्रा में फूड चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि ग्रेन्स जो हम बात करते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ है, जैसे जिसमें गेहूँ, चावल वगैरह ये आते हैं, तो ये नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो लोग वहाँ पर पूर्ति किससे करते हैं? वहाँ पर वो फिश से करते हैं, जो मछली खाकर उससे पूर्ति करते हैं। तो जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में जो फूड की जो अपनी नीड है उसको पूरी करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो वो वहाँ पर भी मछली व्यवसाय अधिक पनपता है। ठीक है, तो जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर जो है मछली का व्यवसाय अधिक होगा। ठीक है, फिश का। और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर मछली का व्यवसाय कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा यातायात। अब यातायात में देखिए मछली व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछली व्यवसाय करने के लिए हम जिन क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती है वहां पर जाल फैलाया जाता है और वहां पर उनको पकड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि हम यातायात वहां पे अगर सुचारू रूप से चलता है, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट, अगर जैसे जल की जो यान है, जो हम शिप की बात करते हैं, शिप अगर उस एरिया में चलते हैं, अगर उस एरिया में शिप चलते हैं तो शिप चलने की वजह से वो जाल टूट जाते हैं, और जहाँ पे शिप चलते हैं वहाँ पे मछलियाँ मर जाती है या उनके नीचे दब जाती है, उनमें कट फट जाती है, या वो जहाँ से निकलते हैं उसके आसपास के एरिया से मछलियाँ दूर भाग जाती है। तो ये चीज़ उसको प्रभावित करती है। तो जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। तो यातायात जो परिवहन का जो है प्रमुख कारक है, ये जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों का जो निर्यात है करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है। मछलियों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो किसी कहता है जल परिवहन के द्वारा ही किया जाता है, जो वाटर ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो जो बंदरगाह है, हमारे शिपयार्ड्स जो होते हैं, बंदरगाह है, वहाँ पर जहाज नाव आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो चीजें हैं कि एक तो जो ट्रांसपोर्ट है वो मछली व्यवसाय को नष्ट भी करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट इसमें सहयोग ऐसे करता है कि मान लीजिए कहीं कोई अच्छा रीजन है जहाँ पर आपकी मछली आदि पकड़ी जाती है, तो वहाँ पर आपके जो है शिपयार्ड होने चाहिए, यानी कि बंदरगाह वगैरह होने चाहिए। बंदरगाह वगैरह है तो वहाँ से मछलियों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है कि यातायात माइनस कैसे है कि वहाँ पर वो मछली को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम आते हैं। लेकिन मछली की जो प्रजातियां हैं वो विश्व में, अभी हमने बात की थी कि लगभग 40,000 जो है प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से इसको दो ही वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला इसमें खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां। देखिए अब आएगी आपके जो मछलियां हैं, ये जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां या तो खारे पानी में पाई जाएगी, ठीक है, या फिर आपके मीठे पानी में पाई जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं खारे पानी की, क्योंकि खारा पानी हमारे पास ज़्यादा है। समुद्र के अंदर जो है खारा पानी विस्तृत है, तो उसके अंदर ये सारी मछलियाँ पाई जाएगी। तो खारे पानी में जो पाई जाने वाली मछली की बात करते हैं, तो ये जो मछलियाँ हैं खारे पानी वाली, ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें? ये महासागरों तथा सागरों में पाई जाने वाली मछलियाँ क्या कहलाती है? खारे पानी की मछलियाँ कहलाती है। खारे पानी की मछलियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, महासागर का सागर का जो है एरिया ज़्यादा है, तो मछलियाँ भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पकड़ी जाएंगी। ठीक है, खारे पानी की मछलियों को उनकी विभिन्न आदतों के अनुसार निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए इसमें मछलियाँ कौन कौन सी पाई जाती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली आती है हेरिंग। हेरिंग मछली है साहब, यह 20 से 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई जो है हमारा एक स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, उसके बराबर इसकी लंबाई होती है। ये बेलापड़ती मछली, बेलापड़ती मछली का मतलब है कि ये जो रीढ़ की हड्डी वाली मछली है। ठीक है, बेलापड़ती मछली है। विश्व में अधिकतम मात्रा में जो है हेरिंग किस्म की मछलियाँ ही पकड़ी जाती है। ठीक है, हेरिंग मछलियाँ हैं जो हम बात करें खारे पानी में, सबसे ज़्यादा हेरिंग मछली पकड़ी जाती है। और ये कहाँ कहाँ पकड़ी जाती है? ये पकड़ी जाती है अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, यानी अटलांटिक जो ओशन है उसका नॉर्थ रीजन है, जिससे हम बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम वाला जो एरिया वाला जो भाग है उसमें। ठीक है, तथा जापान और चीन के तटीय भागों में, जापान और चीन के तटीय भागों में जो है, जैसे दक्षिण चीन सागर है, उत्तरी चीन सागर है, जापान सागर है,
उन क्षेत्रों में भी ये पकड़ी जाती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका खाद्यान्न के रूप में अधिकतम उपयोग किया जाता है। देखिए छोटा आकार है इसलिए तो खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। और हैरिंग मछलियाँ क्या होती है, झुंड में पाई जाती है। दूसरी आती है आपके मैक्रेल। ठीक है, मैक्रेल मछली आती है तो इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर होती है। ये 40 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। और मैक्रेल कहाँ कहाँ मिलती है, ये मिलती है भूमध्य सागर में। जो हम बात करते हैं भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ठीक है, पीत सागर की बात करें, पीत सागर के ऊपर मिलेगा आपको साइबेरिया के ऊपर, रूस के ऊपर। ठीक है, फिर आपके दक्षिणी स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया जो देश है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, उनके नीचे वाले क्षेत्र में। ठीक है, और संयुक्त राज्य के जो कैरोलिना राज्य है उसके आसपास वाले क्षेत्र में, तब ब्रिटेन के तटीय भागों में ये इतनी मैक्रेल पकड़ी जाती है। हैरिंग और मैक्रेल जो है समुद्र के पैलेजिक निक्षेप, पैलेजिक निक्षेप क्षेत्र में पाई जाती है। पैलेजिक निक्षेप क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर जो छोटे छोटे कण होते हैं भोज्य पदार्थों के, उन क्षेत्रों में ये नदियाँ, ये मछलियाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद अगली मछली आती है मैनहट्टन। ठीक है, तो ये मैनहट्टन मछली कहाँ पाई जाती है, यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरेबियन सागर, आप जैसे दोनों अमेरिका के बीच में देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, तो उसके बीच में पड़ता है कैरेबियन सागर। ठीक है, और न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग, न्यू फाउंडलैंड पड़ेगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पूर्वी जो तट का भाग है पूर्व साइड में, उसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है मैनहट्टन मछली का, वो किया जाता है तेल तथा उर्वरक के निर्माण में। इससे क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है और उर्वरक बनाए जाते हैं जो हम काम में लेते हैं हमारे कृषि के उसमें, या फिर किसी और चीज में, तो वो उर्वरक के काम में आते हैं। क्योंकि इसमें ये जो मछली है मैनहट्टन, इसमें क्या है, नाइट्रेट तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कहा था कि जैसे जैसे खनिज पाई जाएंगी मछली में, उनके उपयोग बढ़ते जाएंगे। तो इस मैनहट्टन मछली में नाइट्रेट तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक है, इसलिए इसमें क्या है, उर्वरक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो है मछली आती है आपके, वो है कॉड। इसकी लंबाई काफी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। जो कॉड मछली की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, और ये समुद्र के तटीय भाग के पास ही पाई जाती है, यानी कि समुद्र के आंतरिक भाग में नहीं पाई जाती। ये जो कोस्टल एरिया है, तटीय भाग, वहीं पे पाई जाएगी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, कॉड जो है नॉर्वे तथा आइसलैंड में तथा न्यू फाउंडलैंड के ग्रांड बैंक में पाई जाती है। दो तीन जगह है जहाँ पाई जाती है, नॉर्वे है, ठीक है, आइसलैंड है ग्रीनलैंड के पास में, और न्यू फाउंडलैंड वाला जो क्षेत्र है उसमें ग्रांड बैंक है अमेरिका के पास में, वहाँ पर ये मछली पाई जाएगी, कॉड मछली। उसके बाद आपकी अगली मछली आती है सार्डिन मछली। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो इटली के सार्डिनिया द्वीप के नाम पर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये उसके आसपास पाई जाती है। यह भी खारे पानी की मछली है। और कहाँ कहाँ है ये, कहाँ कहाँ मिलती है, भूमध्य सागर, जहाँ पर हम बात करें इटली, इटली भूमध्य सागर में ही है, तो वहाँ पर पाई जाएगी भूमध्य सागर में। और बिस्किट की खाड़ी जो फ्रांस के पास में है वहाँ पर है, तथा न्यू फाउंडलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, वो है न्यू फाउंडलैंड, तो वहाँ पर ये सार्डिन मछली पाई जाएगी। उसके बाद अगली बात करते हैं टूना मछली की। तो ये जो टूना मछली है ये मैक्रेल परिवार के सदस्य, अभी हमने ऊपर मैक्रेल मछली पढ़ी थी, तो मैक्रेल परिवार के सदस्य मतलब काफी मिलती जुलती है उससे। और ये मछली जापान में तो काफी पहले से ही पकड़ी जाती रही है, प्राचीन समय से। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये और कहाँ कहाँ पकड़ी जाती है, इसके अतिरिक्त ये जो है भूमध्य सागर, तो हमने बात की थी अभी यूरोप और अफ्रीका के बीच में है भूमध्य सागर, वहाँ पकड़ी जाती है। और यूरोपीय क्षेत्र में भी इसका उत्पादन होता है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी मछलियाँ हैं जो पकड़ी जाती है, उसमें मछलियों के नाम है हेडॉक, हेलीकॉट, हैक, फ्लैट, फ्लैट मछली, स्केट, डॉग, रील, कैटफिश, डॉन्किश आदि। ये जो सारी प्रजातियाँ कहाँ मिलती है, ये खारे पानी में ही पाई जाती है। तो ये थी हमारे खारे पानी की मछलियाँ। अब हम बात करते हैं, देखिए स्वच्छ पानी की मछलियाँ, ये थी हमारे खारे पानी की मछलियाँ। अब हम बात करते हैं स्वच्छ पानी की मछलियाँ। तो स्वच्छ प्रजाति की मछलियाँ जो है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, अभी जैसे हमने बात की खारे पानी की, तो जो ओशियंस है वहाँ मिलेगी आपको, ओशियंस है, सी है, वहाँ मिलेगी, यानी कि महासागर और सागरों के अंदर। जबकि हम स्वच्छ पानी की जो मछलियाँ बात करें, मीठे पानी की जो कहते हैं,
वो कहाँ मिलेगी, कॉन्टिनेंट के इंटरनल पार्ट के अंदर मिलेगी। इंटरनल पार्ट में जो झरने होते हैं, झीलें होती है, नदियाँ होती है, इन जगहों पर मिलती है। तो ये कहाँ, जैसे इनके क्षेत्र देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के आंतरिक भागों में उत्तरी अमेरिका में 5 बड़ी झीलें हैं, ठीक है, वहाँ मिलेगी। यूरोप के अंदर काफ़ी झीलें हैं, उनके अंदर ही मिलेगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस के कैस्पियन सागर जो एक झील है, वो भी कैस्पियन सागर में, काला सागर वो भी एक झील है, बेकाल झील तक, चीन और जापान के मध्य भाग में स्थित जलीय क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की मछलियां पकड़ी जाती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ये स्वच्छ पानी की मछलियां पकड़ी जाती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका आ गया, आपके यूरोप आ गया, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश, रूस आ गया, फिर आपके चीन, जापान, इन क्षेत्रों में मछलियां ये आंतरिक रूप से पकड़ी जाती है। ठीक है, अब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो संसार में स्वच्छ पानी की जो मछलियां हैं बहुत कम क्षेत्रों में है, क्योंकि स्वच्छ पानी के क्षेत्र भी काफी कम है। क्योंकि इंटरनल कॉन्टिनेंट के इंटरनल पार्ट्स है, उनमें स्वच्छ पानी है तो वो बहुत कम है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो वो काफी कम है। पूरे ऑल ओवर 3% ही है जो शुद्ध पानी है। 3% में भी लगभग पॉइंट्स के अंदर है, 0.97% इतना कुछ है जो झीलों, तालाबों, इनके रूप में है। तो ये जो है काफी कम मात्रा में पाई जाती है। अब मीठे पानी की जो मछलियां हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख प्रजाति है वो स्टर्नजन है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी, ये आपको कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर है, उस कैस्पियन सागर में ये मछली मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां हैं जो स्वच्छ पानी में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य प्रजातियां कौन कौन सी है वो देखते हैं हम, कि मछली की अन्य प्रजातियों में जो सालमन है वो महत्वपूर्ण है। सालमन की मछली क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी आपको, उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का है और ओरेगन, ये प्रशांत महासागर के तटीय जल क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, उस अलास्का वाले क्षेत्र में, और ओरेगन जो कनाडा के आसपास में है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में जो है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, यानी कि कोस्टल एरियाज के अंदर ये पकड़ी जाती है। अब जो मछली पकड़ने की जो हम अब हमारी आगे जो क्लास आएगी उसमें है मछली पकड़ने की विधियों की बात करेंगे। आज की क्लास में इतनी करेंगे बात, कल की क्लास में हम बाकी की तो कंप्लीट